नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके की पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है डेली लगातार चल रही है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 30-30 के सेट, ये चौथी वीडियो है दोस्तों, और हमने इससे पहले 30-30 क्वेश्चन के सेट लगा चुके हैं दोस्तों। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने। तो दोस्तों गढ़मंडला के जो प्रथम राजा थे वो गोंड जदुराई थे। का जो राइट आंसर हो जाएगा गोंड जदुराई। ये गढ़मंडला के कलचुरी राजपूतों को हराकर राजा बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कलचुरी कलचुरी राजपूतों को क्या किया था, इन्होंने कलचुरी राजपूतों को हराकर ये राजा बने थे। ठीक है, गोंड जदुराई के। आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो ये गोंड जनजाति द्वारा स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, गोंड जनजाति द्वारा गोंड जनजाति द्वारा स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, गढ़मंडला ये सबसे बड़ा क्या था बेटा, साम्राज्य था। सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास कब से शुरू हुआ था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जो वंशवादी इतिहास था वो अशोक के समय काल से स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो मध्य प्रदेश का राजवंशी इतिहास महान मौर्य सम्राट, और अशोक के बारे में आपको पता ही होगा कि मौर्य सम्राट की जो स्थापना की थी, या मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो किसने की थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बिंदुसार। कौन हुआ दोस्तों, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक, जो कि अशोक एक महान सम्राट शासक थे मौर्य साम्राज्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक थे, और इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। इन्होंने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, और कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के राजवंशी इतिहास में महान मौर्य सम्राट अशोक के समय के साथ शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती प्रदेश का शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य जो था मालवा मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती प्रदेश का शक्तिशाली साम्राज्य था। अवंती प्रदेश में मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती प्रदेश में शक्तिशाली साम्राज्य था। अवंती प्रदेश में क्या था दोस्तों, शक्तिशाली प्रदेश था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती प्रदेश में शक्तिशाली साम्राज्य था। राजा अशोक की पत्नी विदिशा से थी। वैसे तो अशोक की कई सारी पत्नियां थीं, लेकिन एक जो देवी नाम की पत्नी थी वो अशोक की जो देवी नाम की पत्नी थी वो कहीं ना कहीं कहाँ से, विदिशा, जो कि भोपाल के पास में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो विदिशा आपसे पूछा जाएगा कि राजा अशोक की जो पत्नी थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो विदिशा से थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके राजकाल की, मध्य प्रदेश के वंशवादी इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अशोक आए थे। ठीक है, अशोक से ये चीज़ें क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। अशोक के बाद फिर यहाँ पर जो थे वो शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। और फिर उसके बाद वंशवाद में उसके बाद आए थे दोस्त मोहम्मद। और फिर उसके बाद आए थे राजा भोज। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास का कार्यक्रम था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक, आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा शासक कटनी जिले में रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे हैं दोस्तों। कौन सा शासक रूपनाथ में कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ में 232 ईसा पूर्व तक रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर अशोक होगा। दोस्तों पुरातात्विक महत्व व आस्था का केंद्र रूपनाथ धाम में प्राकृतिक रूप से पानी से भरे कुंड गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ आदि, इन सभी के बीच सम्राट अशोक के शिलालेख यह सब मौजूद हैं। कहा जाता है कि 232 ईसा पूर्व तक शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक कटनी के जिले बोहरीबंद के समीप स्थित रूपनाथ धाम में क्या थे, रुके थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ये रूपनाथ धाम की बात करें तो रूपनाथ जो धाम है ये कहाँ पर है, तो ये कटनी में है।
ठीक है, कहाँ पर है, ये कटनी में है। और इसमें कौन से भगवान विराजे हैं, तो भोलेनाथ, ठीक है, भोलेनाथ भगवान इसमें क्या हैं दोस्तों, विराजे हैं। ठीक है, और सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ पर पाए जाते हैं, और ऐसा बताया जाता है उस शिलालेख में कि 232 ईसा पूर्व तक ये यहाँ पर क्या थे, रुके हुए थे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मल्हार राव होलकर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर के जो प्रसिद्ध रजवाड़ा महल हैं उनका जो निर्माण करवाया गया था वो मल्हार राव द्वारा करवाया गया था। ये सन 1747 में मल्हार राव होलकर ने, जो मल्हार राव होलकर प्रथम थे, उन्होंने रजवाड़ा महल की नींव रखी थी 1747 में। महल की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है, महल की नींव रखी थी कब, 1747 में। 61,6174 वर्ग मीटर की जमीन पर, वर्ग मीटर जमीन पर जमीन पर संगमरमर, लकड़ी और ईंट, मिट्टी के गारे की मदद से फ्रेंच शैली का उपयोग करते हुए, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो फ्रेंच शैली का। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच शैली का उपयोग करते हुए इस भव्य महल की क्या डाली गई थी, नींव डाली गई थी। लेकिन 1761 में क्या हुआ था, मल्हर मल्हर अब्दाली से इनका क्या होता है, लड़ाई होती है, एक तरीके से युद्ध होता है। तो 1761 में मल्हर अब्दाली से जंग में ये हार गए, और युद्ध के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी तथा रजवाड़े का निर्माण बीच में ही रुक गया था। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1766 में इनका क्या हो जाता है, मल्हार राव का निधन हो जाता है। ठीक है, मल्हार राव का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद होलकरों का यह रजवाड़ा महल बनकर तैयार हुआ, और इसका उत्तराधिकारी मल्हार राव के पुत्र वधू अहिल्याबाई को मिला। ठीक है, तो जो इनके जो पुत्र वधू थी, जो इनकी उत्तराधिकारी थी, ठीक है, जिनका नाम था अहिल्याबाई, ठीक है, जिनका क्या नाम था, अहिल्याबाई। तो दोस्तों कुछ बातें तो आप सुन ही लेते हो। तो जिनका जो नाम था वो क्या नाम था, अहिल्याबाई, उसको क्या दिया जाता है, ये प्रसिद्ध रजवाड़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का ये जो छतरपुर जिला है, इसकी स्थापना 1785 में हुई थी। छतरपुर की स्थापना जो थी वो 1785 में हुई थी। और छतरपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है, यह जिले का मुख्यालय भी है। इसका नाम पहले नाम हुआ करता था, इसका जो नाम था वो छत्रसाल स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था, जो बुंदेलखंड आज़ादी के संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बाद में बात करें तो 1956 में छतरपुर जिले के रूप में क्या आया था, अस्तित्व में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो ए होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि छतरपुर की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1785 में की गई थी। और इनका जो नाम था, वो नाम एक व्यक्ति थे, छत्रसाल छत्रसाल, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। छत्रसाल जो एक क्या थे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी थे। छत्रसाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और बाद में विंध्य प्रदेश में इसको 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया, और 1956 में छतरपुर जिले के रूप में क्या है, अस्तित्व में। तो इसका राइट आंसर 1956 हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ बातें कहीं ना कहीं मैं बोलता रहता हूं, तो आप लिख लिया करें, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, लिखूँगा कम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कि 1401 एटी मालवा के राज्यपाल कौन थे, और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिलावर खान घुरी हो जाएगा। दिलावर खान घुरी मध्य भारत मालवा प्रांत के राज्यपाल थे, और बाद में दिल्ली सल्तनत के पतन के समय 1401 में मालवा के क्या बने थे, वो राजा बने थे। अहमद शाह दाऊद की उपाधि ली थी, और अपने नाम को खूब खुतबा पढ़वाया। और 1406 में मृत्यु के बाद पुत्र होशंग साहिब मालवा के क्या बने थे, राजा बने थे। तो 1406 में इनकी दिलावर खान की क्या हो जाती है, एक तरीके से मृत्यु हो जाती है। और इनके जो पुत्र हैं इनके जो पुत्र हैं होशंग शाह, वो फिर मालवा के क्या बनते हैं, वो फिर मालवा के राजा बनते हैं। ठीक है,
तो क्या हमने पढ़ा कि मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 में मालवा की राजा बनी, तो उनका नाम था दिलावर खान गुरी। और ये जो दिलावर खान गुरी थे ये मध्य भारत के मालवा प्रांत के राज्यपाल थे, और बाद में ये दिल्ली सल्तनत के पतन के समय 1401 में ये मालवा की क्या बने थे, राजा बने थे। और अमिद शाह दाऊद की इन्होंने क्या ली थी, उपाधि ली थी। तो इन्हें कौन सी, अमिद अमीद शाह अमीद शाह दाऊद की क्या ली थी, इन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, तो अमीर शाह दाऊद की तो उपाधि ली थी, और अपने नाम का इन्होंने क्या खुतबा पढ़वाया था, अपने नाम का इन्होंने क्या पढ़वाया था, खुतबा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ बातें। और इनकी मृत्यु 1406 में हुई थी। उनका पुत्र था हुसैन शाह जो मालवा का बाद में राजा बना। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। खुजराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माणों के बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। तो अगर हम खुजराहो की बात करें तो खुजराहो में जो अधिकांश मंदिरों का निर्माण था के बीच में चंदेल वंशों ने करवाया था। आपको डेट बतानी कि कब से कब तक, तो 950 से 1050 के बीच में, 950 से 1050 के बीच में चंदेल वंशों ने या चंदेल के वंश के राजाओं ने खुजराहो में क्या करवाया था, अधिकांश मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर हम बात करें चंदेल राजाओं ने खुजराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। खुजराहो के मंदिर दो अलग अलग धर्म, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर दो धर्मों के मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने धर्मों के मंदिर हैं, दो धर्मों की। ठीक है, एक तो जैन और एक हिंदू। ठीक है, जैन और हिंदू। फिर आगे अगर हम बात करें, चंदेल राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर क्या किया था, शासन किया था। तो दसवीं और 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, क्या किया था दोस्तों, शासन किया था। और ज़्यादातर खुजराहों के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो नागपुर के 1743, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1743 में नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा गया है। 1643 में दमोह जिले में जो जटाशंकर किले का निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था दोस्तों फतेह सिंह द्वारा। किसके द्वारा, फतेह सिंह द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। तो जो महाराजा छत्रसाल थे, जो जिनका जो कहीं ना कहीं कार्यकाल है, महाराजा छत्रसाल का कार्यकाल कई बार पूछा गया है। तो महाराजा छत्रसाल का जो कार्यकाल है वो 4 मई 1649, 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 तक इनका कार्यकाल। और भारत के मध्य युग के एक प्रतापी क्षत्रिय योद्धा थे। ठीक है, और तथा उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पन्ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हीरे की खदान पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एशिया का हीरा पाया जाता है, वो कहाँ पर, पन्ना में पाया जाता है, जो कि रीवा सतना के पास है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो मांडू का जहाज जो बनवाया गया था, उस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी, जिसे हम गयासुद्दीन खिलजी भी कहते हैं दोस्तों, उसके द्वारा करवाया गया था। ये वह सुल्तान का हरम था, ये सुल्तान का क्या था, हरम था। यहाँ पानी में तैरते जहाज, यह पानी में तैरते जहाज की तरह दिखाई देता था। ये जो मांडू का जहाज है या मांडू का जो महल है, ये पानी में तैरते जहाज की तरह दिखाई देता था, इसलिए मांडू का जहाज महल ऐसे कहा गया। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ पर है, मांडू का जहाज का महल, ये धार जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है, धार जिले में। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया गया था गयासुद्दीन खिलजी द्वारा, और यह पानी में तैरते जहाज की तरह दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है। तो चंदेरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। अगर हम चंदेरी की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर, आपने जिला सुना हो, उसका एक ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी के किले मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों,
खूनी दरवाजा, ठीक है दोस्तों। खूनी दरवाजा कहा जाता है, यह किला पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है। ये जो किला है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश की विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? मध्य प्रदेश का जो विधान भवन है उसको किसने अभिकल्पित किया था? तो जो मध्य प्रदेश का विधान भवन है वो डिजाइन किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो डिजाइन दिया था वो चार्ल्स कोरिया ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स कोरिया ने, ठीक है। और ये कब? 1924 से 2015 तक, ठीक है, इनका माना जाता है कि ने किया था। और चार्ल्स कोरिया मूलतः सिकंदराबाद के रहने वाले थे, ठीक है। जो चार्ल्स कोरिया थे ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सिकंदराबाद के, कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो कि आपका पड़ता है कब? आंध्र प्रदेश में। तो चार्ल्स कोरिया मुख्यतः सिकंदराबाद के रहने वाले थे। और आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के विधान भवन के अतिरिक्त भोपाल का भारत भवन और जयपुर का जवाहरलाल केंद्र और नई दिल्ली की ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी आदि इनके द्वारा डिजाइन की गई प्रमुख इमारतें हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें हमें याद रखना है। भोपाल का जो है, भोपाल का भारत भवन, भोपाल का भारत भवन भी इनके द्वारा ही डिजाइन करवाया गया था। भारत, भोपाल का भारत भवन, ठीक है दोस्तों। भारत, भोपाल का भारत भवन, ठीक है, वो इनके द्वारा ही अभिकल्पित किया गया था। और जयपुर का जवाहरलाल जवाहरलाल केंद्र, जयपुर का जवाहरलाल केंद्र। और दिल्ली का आप सुन लें, लिख नहीं रहा हूँ, नई दिल्ली की ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी आदि इनके द्वारा डिजाइन की गई प्रमुख इमारतें। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो जो गोविंदगढ़ पैलेस है वो गोविंदगढ़ के किले के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम गोविंदगढ़ पैलेस को गोविंदगढ़ के किले के रूप में भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? रीवा जिले में स्थित है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की रीवा जिले में स्थित है। और इसे है ना बघेल जो होते हैं रीवा रियासत बघेल शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रीवा। और ये जो बघेल शासक हुआ करते थे उन्हीं का ये ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, सबसे ज़्यादा यहीं पर क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यहीं पर कोयला पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है यहीं पर पाया जाता है। और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? 50वां जिला, ठीक है। जैसे 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश की सींधी से अलग करके, जैसे 24 मई 2008 को किससे अलग करके? सींधी से अलग करके, सींधी से सींधी से अलग करके क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो सिंगरौली में पाया जाता है। तो राइट आंसर सिंगरौली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, चंदेल शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आप मुझे एक आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि चंदेल शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे खजुराहो में। तो सिंपल सी बात है, उसकी जो राजधानी भी होगी वो कहाँ पर होगी? खजुराहो में होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी थी, ठीक है। देखो होलकर वंश जो था वो भारत में इंदौर के मराठा शासक रहे हैं। होलकर वंश भारत में इंदौर के मराठा शासक रहे हैं। इस राजवंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट संभाला। और इनका शासन न्याय व बुद्धि के लिए विख्यात है। तो इनकी जो राजधानी थी वो महेश्वर थी, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? महेश्वर। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये जो होलकर वंश था वो इंदौर के मराठा जो इंदौर में मराठा शासक थे उन्हीं उन्हीं ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और इस राजवंश के संस्थापक जो थे वो मल्हारराव होलकर थे। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो पुत्र वधू थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इनका पूरा राजपाट संभाला था और इसकी राजधानी बनाई थी महेश्वर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्यकालीन शहर जो है वो सरोज है।
स्रॉन्ज है, स्रॉन्ज, जो कि छीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के जो मूल संस्थापक थे वो अफगान सरदार अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां थे। ठीक है, तो भोपाल राज्य के जो मूल संस्थापक थे वो अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी, और ये स्थापना 1724 में की गई थी। ये स्थापना जो थी वो कब की गई थी, 1724 में। और ये कल भी मैंने आपको बताया था, दोस्त मोहम्मद खां मुगल सेना के एक कमांडर थे। ठीक है, और इन्होंने 1723 से लेकर 1728 तक भोपाल राज्य पर क्या किया था, शासन किया था। 1723 से लेकर 1728 तक इन्होंने भोपाल राज्य पर शासन किया था, और 1724 में भोपाल राज्य की स्थापना की थी, 1724 में, दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो पहली बात तो आपको ये समझना है राजा वीर सिंह देव कौन थे। तो ये बुंदेला वंश के राजा हुआ करते थे। बुंदेला वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, कहाँ के, ओरछा के। ठीक है, ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। इनकी जो राजधानी थी वो गहुरा थी। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, गहुरा। तो राइट आंसर गहुरा हो जाएगी। ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे कोई पूछे कि ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी, तो ओरछा शहर की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी। राजा रुद्र प्रताप ने की थी, वो भी कब, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, तो ओरछा शहर की जो स्थापना की गई थी वो राजा रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी, और ये किसने की थी, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, राजा वीर सिंह कौन थे? ये बुंदेला वंश के थे, जो कि ओरछा से संबंधित थे, और इनकी जो राजधानी थी वो गहुरा थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, जिसे तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है, और खड़ी बोली के प्रवर्तक कहे जाते हैं, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी अमीर खुसरो का कथन है। धार जिले में स्थित मांडू अनेक हिंदू और मुस्लिम शासकों की कार्य स्थली रहा है, जहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जैसे जहाज महल हो गया, रूपमती महल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं मांडू की बात करूँ तो मांडू है कहाँ पर दोस्तों? तो ये धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है, और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे जहाज महल, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, जहाज महल यहीं पर पड़ता मांडू में। और रूपमती महल, ठीक है, रूपमती महल, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। जो ऊंचाई पर ये महल बना है, और वो डेली क्या है, नर्मदा को देखकर ही कहीं ना कहीं खाना खाती थी। ठीक है, तो उनके लिए ये महल बनवाया गया था। फिर एक यहाँ पर हिंडोला महल, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हिंडोला महल, ये सब मांडू में पड़ते हैं। फिर एक यहाँ पर है बावड़ी चंपा बावड़ी। फिर दोस्तों एक यहाँ पर है नीलकंठ मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों, नीलकंठ मंदिर। ठीक है दोस्तों, और भी अगर मुझे याद आ रहा है, हाँ, एक यहाँ पर हाथी महल भी है। कौन सा महल है दोस्तों, हाथी महल। ये बहुत कई बार पूछा गया। एक यहाँ पर हाथी महल है। ठीक है, और मांडू के किले का जो निर्माण करवाया था वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि होशंग शाह ने क्या किया था, मांडू के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा भोज किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपनाया था? तो राजा भोज के कवि जो धनपाल थे। ठीक है, राइट आंसर धनपाल होगा। राजा भोज के कवि धनपाल ने जैन धर्म को अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कवीश्वर एवं सिद्ध सारस्वत जैसी दो उपाधियों से अलंकृत किया था, तो इन्हें कवीश्वर कहा जाता था। राजा भोज ने इन्हें कवीश्वर या सिद्ध, कवीश्वर और सिद्ध सारस्वत से इन्हें क्या किया गया था, उपाधियों से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? तो दोस्तों जो रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ रामगढ़, वर्तमान में मध्य प्रदेश, मांडवा जिले में अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का क्या किया था, निर्माण किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मांडवा हो जाएगा।
तो जो रानी अवंतीबाई लोधी थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रामगढ़, जो कि ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मांडवा जिले में अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया गया था। रानी अवंतीबाई लोधी भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। तो जो रानी अवंतीबाई थी वो अवंतीबाई लोधी थी, वो भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला थी। इनका जो जन्म था वो 16 अगस्त 1831 में कहाँ पर हुआ था? सिवनी में हुआ था। 1831 में कहाँ पर हुआ था? सिवनी के मध्य प्रदेश जिले में, सिवनी जिले के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था रामगढ़ के राजा, जिसे आज वर्तमान में मांडवा कहा जाता है, उनके राजा विक्रमादित्य से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था जिसकी प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह हीरापुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे दोस्तों? हीरापुर के। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरापुर। ठीक है, राजा हृदय बुंदेला का विद्रोह 1842 के प्रमुख नायक थे ये। यद्यपि ये विद्रोही कंपनी सरकार द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन 1857 में हृदय शाह ने पुनः बलिदानी भूमिका क्या की थी? निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीरापुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। बोधन दोवा किसका सेनापति था? अच्छा क्वेश्चन है। बोधन जो दोवा था ये शाहगढ़ के राजा बखतवली का सेनापति था। शाहगढ़ के जो राजा थे, राजा बखतवली। ठीक है, तो शाहगढ़ के राजा बखतवली का क्या था? ये सेनापति है, और ये एमपी कांस्टेबल में बताओ पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहगढ़ के राजा बखतवली। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। तो भोपाल रियासत की पहली महिला शासक के रूप में सिकंदर बेगम का नाम आता है। किसका नाम आता है? सिकंदर बेगम का, जो कि पहली महिला शासक थी। ठीक है, महिला शासक के रूप में अगर हम बात करें तो सिकंदर बेगम का नाम आता है, जो 1860 से 1868 तक इन्होंने भोपाल के नवाब के पद पर शासन किया था। और 1857 की क्रांति में ये ब्रिटिश समर्थक बन गई थी, जिनके कारण उन्हें नाइट ग्रैंडर कमांडर कहा जाने लगा था। तो उनका एक नाम था, इनका नाम था नाइट ग्रैंड कमांडर इन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश समर्थक बनी थी 1857 के विद्रोह में। इनका नाम था सिकंदर बेगम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है होशंगाबाद, जिसे आज हम नर्मदापुरम कहते हैं, और नर्मदा नदी के तट पर ये बसा हुआ शहर है, जिसे नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में से हम नर्मदापुरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नर्मदापुरम। तो पूछा जाता है कि होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होशंगाबाद शहर की स्थापना नाम से ही पता चला, होशंग शाह ने की थी। किसने की थी? होशंग शाह ने। ठीक है, तो मालवा के जो पहले शासक थे होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। इस शहर का जो नाम था होशंगाबाद, मालवा के पहले शासक थे होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो होशंगाबाद सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्या देखी जाती है? सोयाबीन की खेती। ठीक है, तो सोयाबीन का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उत्पादक है। सोयाबीन सबसे अधिक होता है यहाँ पर नर्मदापुरम में, सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जो मालवा के जो प्रथम शासक थे, ठीक है, मालवा के जो प्रथम शासक रहे या पहले शासक रहे होशंग शाह, उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी, होशंगाबाद की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता है? तो किसे हम अवंतिका के रूप में जानते हैं? तो ध्यान रखना, उज्जैन को अवंतिका के रूप में जाना जाता है। और उज्जैन मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। और अगर हम देखें तो उज्जैन सम्राट अशोक की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैन जो था वो सम्राट अशोक की क्या थी? एक तरीके से शताब्दी की, अगर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की अगर बात की जाए, तो जो सम्राट अशोक थे उनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे दोस्तों?
क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर कुंभ मेला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराह मिहिर का भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, जो खगोल शास्त्री और बहुत महान गणितज्ञ हैं, उनका भी जन्म यहीं उज्जैन में हुआ था। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उज्जैन को लेकर, वो पंच सिद्धांत का। ठीक है, पंच सिद्धांत का आपसे पूछा जाता है कि बताइए पंच सिद्धांत का किसकी पुस्तक है, तो उज्जैन से संबंधित है। और ये वाराही मिहिर की पुस्तक है, जो कि एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका जो आंसर होगा वो अल्लाबाई होलकर होगा। राइट आंसर होगा अल्लाबाई होलकर, जिसे लोक माता के नाम से जाना जाता है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि अहमदनगर की जामखेड़ा अहमदनगर की जामखेड़ा में चौड़ी गांव पड़ता है। अहमदनगर की जामखेड़ा में चौड़ी गांव जामखेड़ा में चौड़ी गांव पड़ता है। वहां पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अल्लाबाई होलकर का। ठीक है, अल्लाबाई होलकर मालवा राज्य की होलकर की रानी थी, जिन्हें लोग राजमाता अल्लाबाई होलकर भी कहते थे। इनके पिता का नाम जो था, अगर हम पिता के नाम की बात करें तो मनकोजी राव शिंदे। ठीक है, इनके पिता का नाम था। अगर हम इनकी माता के नाम की बात करें तो पूछ लिया जाता है, वो नाम था सुशीलाबाई। माता का जो नाम था वो क्या नाम था, सुशीलाबाई था। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें इनकी इन महान शासका की स्मृति के तौर पर इंदौर के हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखा गया, अल्लाबाई होलकर हवाई अड्डा भी कर दिया गया। और यहाँ का जो इंदौर का स्टेडियम है वो भी होलकर स्टेडियम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अल्लाबाई होलकर को लोक माता के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरीके से मालवा राज्य की होलकर वंश की क्या थी, रानी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था। तो आपको बताना है कि इनमें से भारत की आज़ादी के समय कौन सा शहर भारत की आज़ादी के समय कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय समय नागपुर जो शहर था वो मध्य प्रदेश की क्या थी, राजधानी। आज अगर हम बात करें तो नागपुर कहाँ पर है, आज वर्तमान में ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन आज़ादी के समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, 1947 में जब 1947 की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रांत और बरार भारत का एक प्रांत बन गया, और 1950 में मध्य प्रदेश का भारतीय राज्य बन गया, जिसकी राजधानी क्या रखी गई, नागपुर रखी गई। और मध्य वर्तमान की अगर हम बात करें भैया वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, भोपाल है। लेकिन अगर हम कहें कि भारत की आज़ादी के समय मध्य प्रदेश की राजधानी कौन थी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी थी नागपुर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। कल फिर मिलते हैं, और अगर ये आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।